In the this labor law section in protective legislation, we have two types of legislation. One is Factories Act, another is Shops and Establishment Act. Factories Act हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं. Factories Act एक सेक्शन में चल रहा था, सो बहुत दूर तक हमने वहां किया है. अभी ये Shops and Establishment Act पैरेलली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज Shops and Establishment Act? देखो, Shops and Establishment Act क्या है? मतलब डेफिनेटली इट इज समथिंग, सम एक्ट विच इज रिलेटेड विद एनी शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कुछ लेबर्स अपॉइंटेड हैं. अब देखो, इन ऑर्डर टू बी अ गुड मैनेजर, नॉर्मली अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से जगह पर किस तरीके का लॉ एम्प्लॉयड होता है, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ. So when anyone is employed in shops or establishment, then we should have a proper understanding of that necessary law. So before we turn to discuss the law relating to shops and establishment, it is necessary to know the development of the law relating to them. मतलब ये जो law है वो किस तरीके से आए. तो first we need to understand that is development of shops and commercial establishment. Now, the conditions of employment of person employed in shops and a commercial establishment are generally regulated by state acts and rules framed thereunder. ये जो conditions of employment है, employment of persons employed in shops and establishment, ये जो है ना, ये state act है. देखना, वेस्ट बंगाल का अपना वेस्ट बंगाल एक्ट है, दिल्ली का अपना है, सब स्टेट का अपना अपना रहता है. ठीक है. नाउ स्टेट एक्ट से रेगुलेटेड है और जितने भी उसके रूल्स आते हैं उससे. दीज एक्ट प्रोवाइड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क. मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वर्क कितना रहेगा आपका. रेस्ट इंटरवल ले लो, क्या छुट्टी का टाइम, क्या हो रहा है इसको अचानक. रेस्ट इंटरवल्स आप ले लो, कितनी देर छुट्टी वगैरह क्या है, हॉलीडे, ठीक है, एनुअल लीव, ये सारी चीजें जो है ना शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कवर्ड रहती है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कवर्ड है इसमें. ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, देखो है ना. मतलब आपका वो जो फैक्ट्रीज एक्ट है उससे ज्यादा जो मेरे लिए या हम लोग के लिए काम की चीजें, वो सब आपको आ जाता है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में. जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है. फिर आगे आपका ओवर टाइम वेजेस है ना, ओवर टाइम वेजेस हो गया. एंड फॉर रेस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन, इवन जो रेस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, रेस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन, एकदम यंग जो लोग हैं उन लोग के जो अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीजें आ जाती है आपके शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में. सो ये क्लियर इंडिकेटिव है कि क्या क्या चीजें हमारे कमर्शियल जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें आ रही हैं. राइट. बिसाइड द स्टेट एक्ट, तो ये तो एक स्टेट एक्ट की बात हो गई. बिसाइड द स्टेट एक्ट देयर इज आल्सो अ सेंट्रल एक्ट, नेमली द वीकली हॉलीडे एक्ट 1942. तो यहाँ पर आपका स्टेट एक्ट तो है ही हमारा जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके संग हमारा एक सेंट्रल एक्ट भी है. द सेंट्रल एक्ट इज एक्चुअली द वीकली हॉलीडे एक्ट, ये भी इसमें इंक्लूडेड रहता है. वीकली हॉलीडे एक्ट दैट इज 1942. ये 1942 के मतलब 1942 में इम्प्लीमेंट हुआ, इसलिए 1942 के बारे में बता रहा है. ठीक है, ये हो गया. which provides for weekly holidays to persons employed in shops, commercial establishment, etc. तो ये जो वीकली हॉलीडे एक्ट है 1942, वो क्या इम्प्लीमेंट करेगा. सिंपली इट प्रोवाइड्स दी वीकली हॉलीडे, कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ वीकली हॉलीडे टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन शॉप्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेट्रा. मतलब तुम्हारा जो स्टेट कमर्शियल, जो स्टेट का जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, स्टेट का शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अलावा ये वीकली हॉलीडे जो कि सेंट्रल का एक्ट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है. ठीक है. The act applies only to that state which notifies its application to specified areas in its jurisdiction. That means the shops and, मैं इसको सीधा सा लिख रही हूँ, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं लिख रही बाबा, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल to those state which enforce it. Right. That means enforce it under its jurisdiction.
उसके जुरिस्डिक्शन में जिसको जिसको लाया जाता है वो वही जगह पर, ठीक है। मतलब सभी जगह पर ये कंपलसरी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो स्टेट इसको माने, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट में है सॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो वेस्ट बंगाल में ये लागू है, अगर बिहार में नहीं होगा तो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। The Shops and Establishment Acts of different state extend to the whole of the state and within each state. मतलब सिंपल सी बात है, different state will have a different different laws incorporated into it, because हर state अपने अपने तरीके से Shops and Establishment Act में changes कर सकता है. It covers such as the areas as the state government may notify from time to time. The provisions are more or less similar and usually also have a provision for granting exemptions either permanently or for a specified period of time. Any establishment or class of establishment, persons or class of person from all the or the provision of any act subject to conditions. Registration of establishment may or may not be compulsory. देखो, different state will frame the clauses according to its own means guidelines, और आप बोल सकते हो own rules, right? But the rules are more or less same. मतलब डिफरेंट स्टेट के जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हैं, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जो भी रूल्स रहेंगे, दिस विल बी ऑलमोस्ट सेम। मतलब हर स्टेट में जहां जहां पे ये एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट वहां पे सेम रहेंगे। मतलब ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे यहाँ पर अलग तरीके से लगाएंगे, नहीं, ऑलमोस्ट ये सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, मतलब अगर हम किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं किसी शॉप्स को बोल रही हूँ, किसी शॉप्स को या एस्टेब्लिशमेंट को, किसी एस्टेब्लिशमेंट को आप ले लो, या किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन या आप प्रोफेशन, कुछ भी आप ले सकते हो जिसको आप एग्जेम्पशन करना चाहते हो कि इस चीज से हमको उसको अलग रखना है, तो इसको आप एग्जेम्पशन कर सकते हो विद स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो प्रोविजंस विद पर्सन फ्रॉम ऑल और एनी प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ कंडीशंस के, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा स्टेट में ये जो जैसे टीचर लोग को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, टीचर एज अ प्रोफेशन या स्कूल एज अ एस्टेब्लिशमेंट, इसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर दें, तो वी कैन एग्जेम्प्ट, आइदर मैं पूरे प्रोविजंस को स्कूल के सेक्शन से हटा दूं या कुछ प्रोविजंस को हटा दूं, मीन्स either or all of the provisions can be exempted from that specific class of establishment. Fine. Now registration जो है, आपको जो registration करना पड़ेगा, registration of establishment, सरस्वती पूजा का चंदा, ऊपर जाइए, ऊपर सर है, ओ सर भी तो नहीं है अभी, तो कल आओ ना, शाम में आ रहे हैं, शाम को, ठीक है शाम को, कल तो संडे बंद हो, नहीं हम लोग का खुला रहता। अब ऊपर कहाँ जाएगा, मेरा ही घर है ऊपर, हाँ चलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मे और मे नॉट बी कंपल्सरी, ठीक है, इट कैन बी कंपल्सरी और इट मे नॉट बी कंपल्सरी, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट अ फर्म नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। इट्स मींस एक रजिस्ट्रेशन करना शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। According to the National Commission on Labour, which examined the working of these acts, the central government should consider again the question of enacting a central law limiting its coverage to establishment with a stipulated minimum number of employees. देखो यहाँ पे बता रहा है according to the National Commission, ये क्या है हमारा National Commission on Labour। इसका काम क्या होता है, एक मिनट, इनका काम क्या होता है, एग्जामिन दी वर्किंग, एग्जामिन दी वर्किंग ऑफ दीज एक्ट्स, मतलब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है इसको जो कमिश्निंग करते हैं या इसको चेक करते हैं वो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है। एक मिनट, तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है
they will examine the working of this act, मतलब कैसा काम कर रहा है. The central government should consider. अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बार बार कंसिडर करेगी, रिकंसिडर करेगी. कंसिडर एंड रिकंसिडर मतलब अगेन एंड अगेन दे नीड टू कंसिडर again the question of enacting a central law, that is whether they should enact a central law or not, limiting its coverage to establishment with a stipulated minimum number of employee. जैसे अगर एक सेंट्रल लॉ एनफोर्स हो रहा है, इफ अ सेंट्रल लॉ नीड्स टू बी एनफोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए उसके बारे में बता रहा है. ठीक है. सो नेशनल कमीशन ऑन लेबर विल एग्जामिन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, and also central government will reconsider whether the central law should be enforced in any organization or not, and what should be the minimum number of employees there. The following section deals with the provision of Delhi Shops and Establishment Act 1954. आप लोग के बुक में जो दिया है Delhi Shops and Establishment 1954. ठीक है. हम लोग को वेस्ट बंगाल में है, तो जब इंटरव्यू के लिए जाओगी तो वेस्ट बंगाल का भी पता होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट द मतलब फ्रेमवर्क जो है ये ऑलमोस्ट चीजें एक ही होती है. नाउ द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप. फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट एंड स्कोप. हमें पहले ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को समझना है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 इज टू डिस्करेज द मैल प्रैक्टिसेस एट द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज. तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्करेज the malpractices of the employer. जो भी employer है उनके malpractices को discourage करना towards their employee, so as to safeguard their service condition. Second is safeguard the service conditions of the employees. Fine. क्या स्पेलिंग लिख रहे हो उल्टा पुल्टा, समझ में आ रहा है रिंकू? ठीक है. रेगुलेट द वर्किंग आवर्स. रेगुलेट दी वर्किंग आवर्स. मुझे लिखना पड़ा है, डबल मेहनत हो रही है मेरी. इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ वेजेस. ठीक है. ग्रांट वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स. वेरियस टाइप्स ऑफ लीव. ठीक है. एंड क्रिएट हेल्दी relations between employers and employers and employees in shops. अब shops बोलो या establishment बोलो, कुछ भी. Commercial establishment, residential hotels, restaurants, eating houses, theaters or other places of public amusement or entertainment. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? healthy relation between employers and employees. मतलब healthy relation किसके बीच में होगा? employers and employees के बीच में. इन शॉप्स, अब वो शॉप्स हो या कोई आपका कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें भी आप काम कर सकते हो. कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, रेसिडेंशियल होटल्स की बात हो रही है, रेसिडेंशियल होटल्स की बात हो रही है. ठीक है. रेस्टोरेंट्स हो सकता है, फिर ईटिंग हाउसेस, रेस्टोरेंट वो ईटिंग हाउसेस हो गया, थिएटर्स. ठीक है. और अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट. मैं पब्लिक अम्यूजमेंट लिख रही हूँ, और एंटरटेनमेंट प्लेसेस. ठीक है. ये हो गया ना, रोती रहती है ये. नाउ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन है जिसको हमको जानना है. कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस. फाइन. इसमें फर्स्ट इज एडल्ट. एडल्ट का मतलब क्या होता है? एडल्ट मतलब सिंपली अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 years of age. नाउ नेक्स्ट इज एप्रेंटाइज. अप्रेंटिस बोलते हैं ना, अप्रेंटिसेस. तो अप्रेंटाइज जो हम लोग बोल रहे हैं, अप्रेंटाइज मतलब एक आदमी, वेदर ऑन मीन्स अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड वेदर ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेन्ड इन एनी ट्रेड, क्राफ्ट और एम्प्लॉयमेंट इन एनी एस्टेब्लिशमेंट. मतलब अप्रेंटिस किसको बोलते हैं ना? अप्रेंटिस सिर्फ ट्रेनिंग में है. तो अप्रेंटिस मीन्स आप एक ट्रेनिंग में हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, whether you are being paid or not, you are an apprentice. ठीक है. Then next is child. Child मतलब बच्चा, means a person who has not completed his 12 years of age. देखो यहाँ पर है adult means anyone who is
more than 18 years. Child means anyone who is less than 12 years. ठीक है, ये हुआ 12 years. Close day. Close day means the day of the week on which a shop or commercial establishment remains closed. मतलब उस दिन close रहता है, वो हो गया close day. ठीक है. Closing hour. Closing hour मतलब क्या होता है? Closing hour मतलब उस टाइम में बंद होता है. Closing hour means the hour at which a shop or a commercial establishment closes. Now next point is commercial establishment. Commercial establishment क्या है? Commercial establishment means any premises wherein any trade, business or profession or any work in connection with or incidental or ancillary thereto is carried on and includes a society registered under Societies Registration Act 1860 and charitable or other trust, whether registered or not, which carries on any business, trade or profession of work in connection with or incidental or ancillary thereto. जर्नलिस्टिक एंड पेंटिंग एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इतना बड़ा डेफिनेशन है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का. मैंने कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो कमर्शियल है, जो ऐसे काम करता है जहां से वो पैसे अर्न करे, जहां पे ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, प्रोफेशन, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो दिस इज ऑल्सो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. वो बिजनेस के लिए हो, ट्रेड के लिए हो, प्रोफेशन के लिए हो, कुछ भी चीज के लिए हो. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, यहाँ पे देखो ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इट ऑल्सो इंक्लूड सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो सोसाइटीज होती है ना, वो भी आपके शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में आती है. एंड चैरिटेबल एंड अदर ट्रस्ट. जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, whether they are registered or not, जो बिजनेस करती हैं या ट्रेड या प्रोफेशन करती हैं, in connection with or incidental or ancillary thereto, journalistic and painting establishment, contractors and auditors establishment, quarries and mines not governed by the Mines Act 1952, educational or other institution run for private gain, and premises in which a business of banking, insurance, stocks and shares brokerage or product exchange is carried on, but does not include a shop or factory registered under the Factories Act 1948. देखो इसमें सारी चीजें आ गई हमारी, बैंक्स आ गया, इंश्योरेंस आ गया, जगह आ गया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आ गया, बट सारी चीजें होने के बाद ओनली डज नॉट इंक्लूड, किसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? शॉप और फैक्ट्री registered under Factories Act 1948, registered under Factories Act 1948. Fine. Or theaters, cinema, restaurants, eating houses, residential hotels, club, पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट. मतलब बाकी सारी चीजें आती हैं, सिर्फ जो चीजें फैक्ट्रीज 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है एज अ शॉप और अ फैक्ट्री, उसको छोड़ के बाकी जितने भी प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, वेदर इट्स एन एनजीओ ऑल्सो, अगर सोसाइटेबल या मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, बट स्टिल दे आर वर्किंग फॉर प्राइवेट मोटिव, तो वो भी इंक्लूड होगा. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का डेफिनेशन तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो. व्हाट इज एन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय मीन्स सिंपली अ पर्सन fully or principally employed. ठीक है ना. whether directly or otherwise, and whether for wages payable on permanent periodical contract, piece rate और commission basis. देखो कैसे भी करके अगर आपको, मुझे तुम commission basis पे, piece rates basis पे भी अगर salary दे रहे हो, तो भी I am an employee. or other consideration about the business of an establishment and include apprentice and other person employed in a factory but not governed by the Factories Act 1948. देखो सारी चीजें, सारे लोग यहाँ पे कवर्ड हैं, बट अपार्ट फ्रॉम पीपल और अपार्ट फ्रॉम पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री बट नॉट गवर्न बाय. देखो यहाँ पे एम्प्लॉय हम सबको मानेंगे, लेकिन जो पर्सन एम्प्लॉयड है इन अ फैक्ट्री, बट एक आदमी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है, बट दे आर नॉट कवर्ड एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948. दे आर ऑल्सो एम्प्लॉय अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट and for the purpose of any matter regulated by this act. Also includes a person discharged or dismissed whose claims have not been settled in accordance with this act. तो employee हम किसको किसको मानेंगे? पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कमीशन बेसिस हो, वेजेस में हो, कोई भी ले में हो, और इवन जो छोड़ के जा चुके हैं बट उनकी जो फॉर्मेलिटीज, एग्जिट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एम्प्लॉयर.
Employer means the owner of any establishment about the business of which persons are employed. मतलब सिंपल सी बात है, जो मालिक है. Now next is establishment again. यहाँ पे और एक एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन. अभी तक हम लोग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किए अभी इसके पहले. अब आ गया एस्टेब्लिशमेंट. एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ शॉप, a commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating houses, theatre or other places of public amusement or entertainment to which this act applies, and includes such other establishment as government may by notification in the official gazette declare to be an establishment for the purpose of this act. देखो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में हमने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट को लिया था, चैरिटेबल ट्रस्ट को लिया था, बिजनेस प्रोफेशन सब चीज को लिया था, ठीक है. और एस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करें, इट इंक्लूड्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. तो एस्टेब्लिशमेंट मींस एवरीथिंग. कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी आ गया और उसके संग रेसिडेंशियल होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ईटिंग हाउसेज हुआ, थिएटर और अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट, सब चीज आ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल होटल. रेसिडेंशियल होटल मींस एनी प्रीमाइसेस. देखो ये डेफिनेशंस, अब क्योंकि आप लोग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दैट इज व्हाई यू नीड टू गो थ्रू द एंटायर डेफिनेशंस वेल, क्योंकि डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है. कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सब आ रहा है, बट एस्टेब्लिशमेंट में क्या आ रहा है? एस्टेब्लिशमेंट में आपका शॉप आ रहा है, कमर्शियल मतलब डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जा रहा है. Now next point is residential hotel. Residential hotel means any premises in which business is carried on for the supply of dwelling accommodation and meals on payment of sum of money by a traveler. Residential hotel जहाँ पे लोग रहते हैं, वही चीज यहाँ definition दिया है. Next definition is restaurant. देखो हर एक चीज का definition as per law जानना है. Restaurant or eating house means any premises in which is carried on only or principally the business of supply of meals or refreshment to the public or a class of the public for consumption of the premises. ठीक है, consumption on the premises. Now retail, trade or business. अब आ गया retail, trade और business. ठीक है. Retail, trade or business includes the business of a barber or hairdresser, the sale of refreshment or intoxicating liquors and retail sales by auction. Retail, trade और business के बारे में बता रहा है, वो barber हो, hairdresser हो, sale of refreshment हो, intoxicating liquor या retail sales by auction, कुछ भी retail, trade या business में आ सकता है. Next is shop, दुकान. Shop means any premises where goods are sold either by retail or wholesale, or where services are rendered to customer and include an office, a storeroom, godown, warehouses or workhouse or workplace, whether in the same premises or otherwise used in or in the connection with such trade or business, but does not include a factory or commercial establishment. देखो शॉप का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जहाँ पे सामान बिक रहा है, रिटेल हुआ, होलसेल हुआ, एनीथिंग, मैंने कस्टमर्स का एक ऑफिस या स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क स्पेस, वर्क हाउस, सब चीज को हम लोग शॉप में ले सकते हैं. इट ओनली एक्सक्लूड्स फैक्ट्री. जो फैक्ट्री है सिर्फ उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है. लास्ट डेफिनेशन इज यंग पर्सन. Young person means a person who is not a child and has not completed his 18 years of age. माने young person जो है वो 12 से बड़ा होगा but less than 18. वो in between होगा 12 and 18 के बीच का, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट, जैसे आप एक कोई दुकान खोल रहे हो या कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, उसको आप शॉप्स में अगर इसमें करोगे, आप शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन करोगे तो किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं. Registration of establishment. Section 5 imposes an obligation upon the occupier of every establishment to send to the chief inspector a statement during the specified time in the prescribed form together with prescribed fee containing. अब यहाँ पर चीजें बता रही है. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म एक भरना है. एप्लीकेशन फॉर्म इज एज पर सेक्शन 5. सेक्शन 5 के हिसाब से this imposes, actually section 5 imposes an obligation किसके ऊपर है? on the occupier मतलब मालिक जो है, ठीक है, occupier of every establishment to send to the. अब ये occupier किसको भेजेगा? application to be sent to किसको भेजेगा? चीफ इंस्पेक्टर क्या भेजेगा?
अब उसमें क्या क्या रहेगा, ये जो फॉर्म में रहता है क्या रहता है, नेम ऑफ टाइल एम्प्लॉयर एंड द मैनेजर इफ एनी। अब ये नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, सीधी सी बात है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, पोस्टल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, जो जो चीजें फॉर्म में लगती है वो सब चीजें हैं। नेम इफ एनी ऑफ द टाइल एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का नेम, यहाँ पे टाइल टाइल करके लिखा TILE, मतलब वो एक लीगल टर्म है, टाइटल जैसा ही है। द कैटेगरी ऑफ द टाइल एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज वेदर इट्स अ शॉप, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, क्या है, तो आपको कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। About the business, the number of employees working about the business, such particulars, any other particulars अगर कुछ रहेगा आपका, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, ठीक है। On receipt of the statement of the fees, statement and the fees, मतलब ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म along with जो फीस प्लस फीस, फीस बहुत जरूरी है, फीस बिना कुछ काम नहीं होता, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज क्या होगा, ऑन रिसीप्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द फीस, द चीफ इंस्पेक्टर shall, on being satisfied about tile correctness of tile statement, register the establishment in the tile registrar of establishment in such a manner as may be prescribed, and shall issue in the prescribed form registration of certificate to the occupier। देखो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि अगर जो रजिस्ट्रार, ये जो आपका है चीफ इंस्पेक्टर, सेकेंड केस में चीफ इंस्पेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो अगर सेटिस्फाई होगा, इफ ही इज सेटिस्फाइड with the form and the details specified, वो क्या करेगा, वो इशू करेगा a certificate of registration, सीधा सा बात है, एक सर्टिफिकेट वो इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन कहाँ गया, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द एस्टेब्लिशमेंट एंड शैल बी रिन्यूड एट सच इंटरवल। अब ये जो नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि ये जो भी सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट नीड्स टू बी डिस्प्लेड, इसका डिस्प्ले होना चाहिए एट द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस जो भी है। इसके बाद एट अ रेगुलर इंटरवल, इसको रेगुलर इंटरवल में आपको रिव्यू भी करने की जरूरत है, ठीक है ना। In the event of any doubt or differences of opinion between an occupier and the tile chief inspector as to the category to which an establishment should belong, the chief inspector shall refer the matter to the government. In any case, अगर कुछ dispute होता है, dispute between the occupier मतलब कंपनी का मालिक and chief inspector रिगार्डिंग, अगर लग रहा है ये जो एस्टेब्लिशमेंट की जो कैटेगरी है, एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी के बारे में अगर कोई डाउट हो रहा है, तो क्या करेगा, CI जो है इस मैटर को रेफर करेगा, रेफर दी मैटर टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रेफर करेगा, विच सेल आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट मे थिंक प्रॉपर डिसाइड ऑन द कैटेगरी ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट एंड द डिसीजन देयर टू शैल बी फाइनल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये हुआ। Within 90 days from the tile date mentioned in column 2 below in respect of the establishment mentioned in column 1, the statement together with field shall be sent to the chief inspector under subsection 1। यहाँ पे बता रहा है कि जब मैंने within 90 days, 90 days के अंदर, 90 days from 90 days, यहाँ पे 90 days from application, अब समझ लो application, the fees has to be submitted, इसको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर नहीं दिया, विद इन 90 डेज फ्रॉम द टाइल डेट मेंशन इन कॉलम 2 ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द फीस। अच्छा, पहला एक रिसिप्ट में हुआ ना, सेकेंड स्टेज में रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड फीस, तो वो होने के बाद एंड कॉलम वन में बता रहा है जो आपने दिया था, स्टेटमेंट टुगेदर विद फी सेल बी सेम, मतलब फर्स्ट जो आप इनिशियल देते हो एक फीस, उसके बाद शायद कोई फीस होगी, तो वो विद इन 90 डेज कंप्लीट करना होता है उस फीस को। You can just refer to the देख लेते हैं, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट
रजिस्ट्रेशन, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट बंगाल, देखो लेबर कमेंसरेट जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, देखो एप्लीकेशन, हाँ ये वाला पूरा दिया हुआ है, जनरल गाइडलाइंस, दिस इज फॉर, ये गाइडलाइन बहुत अच्छा है, इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। एंड दिल्ली का तो डेफिनेटली अलग होगा। वेस्ट, आज इतना दूरी रहने देते हैं, इतना एक बार पढ़ लो। ये वाला जो वेबसाइट का लिंक